ड्रामा के स्टार्टिंग में मिंग एक पार्टी में गई हुई थी। उसने अपना एक नया कहानी लिखा था और उस कहानी को प्रेजेंट करने के लिए उसे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर का ज़रूरत था। इसके लिए वह अपने पुराने क्लासमेट जेन लुइस से मिलने के लिए जाती है। एक टाइम पर मिंग उससे प्यार किया करती थी। यहाँ पर जैसे उसे पार्टी में मिलने के लिए जाती है, एक वेट्रेस से टकरा करके वाइन का ग्लास गिर के नीचे टूट जाता है। तभी जेन लुई आकर के मिंग को संभाल लेता है। मिंग उसे देख करके शौक हो जाती है। एक टाइम पर वो उसका क्रश था और अब कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत भी हो चुका है। अभी वो उससे कुछ बात कर ही पाती कि तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। एनी जेन लुई की गर्लफ्रेंड थी। ये स्कूल टाइम से ही रूमर था। आते ही यहाँ पर वो मिंग का इंसल्ट करने लगती है कि आते ही मेरे बॉयफ्रेंड को पटाने का कोशिश करने लगी। जेन लुई मिंग से पूछता है कि वो उससे क्या कहना चाह रही थी। मिंग इससे पहले उसे कुछ बता पाती, वो यहाँ पर टाइम ट्रैवल करके पहुँच जाती है अपने क्लास में, जब वो पहली बार जेन लुई से मिली थी। जेन लुई का यहाँ पर आज ही के दिन एडमिशन हुआ था। मिंग बिना किसी रीज़न, बिना किसी एक्सीडेंट के यहाँ पर पहुँच जाती है क्लास में। उसे ऐसा लगता है कि वो सपना देख रही है। उस सपना को पूरा करने के लिए या तब तोड़ने के लिए वो आगे बढ़ती है और सबके सामने जेन लुई के फर्स्ट डे पर ही उसे किस कर लेती है। जेन लुई भी ये देखते ही शौक हो जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इनका यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक भी हो जाता है गलती से। मिंग को अब भी ऐसा लग रहा था कि शायद वो सपना ही देख रही है। सारे क्लासमेट्स यहाँ पर मिंग के मज़े लेने लगते हैं। जेन लुई तो बेचारा शौक में ही था कि आखिरकार ये नई लड़की ने उसके साथ ऐसा क्या किया। मिंग सोचती है कि वो अब भी सपने से बाहर नहीं आई है। सपने से बाहर आने के लिए वो स्कूल के इस बिल्डिंग से नीचे जंप करने का सोचती है। वो थर्ड फ्लोर पर थी और मिंग यहाँ पर बिना कुछ सोचे वहाँ से जंप कर जाती है। सारे उसे रोकते रह जाते हैं इसके इस बकवास को सुन करके, लेकिन तब तक मिंग जंप कर चुकी थी। सारे उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। अगले सीन में मिंग की आँख खुलती है तो वो स्कूल के हॉस्पिटल में थी। थोड़ा बहुत उसे चोट वोट लगा था। वो सोचती है क्या मैं सच में यहाँ पर रीबर्थ लेकर के पास्ट टाइम में पहुँच चुकी हूँ, लेकिन क्यों। तभी वहाँ पर जेन लुई आता है। वो उसका बैग यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। अब उस टाइम जेन लुई बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट सीधा साधा सा था। ना तो वो कभी रिलेशनशिप में रहा था और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब मिंग तो जेन लुई को पसंद करती थी। इस बार वो जेन लुई को खुद से दूर नहीं जाने देने का डिसाइड करती है। वो सोचती है कि वो खुद ही आगे बढ़ के जेन लुई को पटाएगी। इस बार तो वो सपना बना करके ही रहेगी। मिंग जानबूझ करके यहाँ पर जेन लुई को छेड़ रही थी और कहती है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है जो तुम मेरा बैग लेकर के आए हो। जेन लुई कहता है कि हाँ, वहाँ तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला था नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा बैग लेकर के आ गया। वैसे तुमने मुझे किस क्यों किया। अब मिंग उससे कहती है क्यों, तुम इस बात से गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें सही तरीके से किस नहीं किया। जेन लुई लड़का होकर के भी शर्मा रहा था। मिंग सोचती ये इतना इनोसेंट है, इतना प्यारा है, ऐसे तो मैं पक्का अपना बॉयफ्रेंड बना करके रहूँगी। वो चाहे जो भी हो जाए उसे जाने नहीं देने वाली थी। वो आगे बढ़ के उसे छेड़ रही थी, लेकिन ये मजाक थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। टीचर इधर आ रहे थे। जेन लुई मिंग को दूर ही रहने के लिए कहता है कि कहीं टीचर यहाँ पर उन दोनों को वापस से गलत ना समझ ले। तभी मिंग अचानक से स्लिप करके जेन लुई के ऊपर गिरती है। टीचर उसी समय यहाँ पर सामने आते हैं। जेन लुई और मिंग दोनों को क्लासरूम के बाहर खड़े रहने का ऑर्डर दे देते हैं। अब यहाँ पर ये जो टीचर थे वो जेन लुई के डैड थे। असल में उन दोनों को बाहर क्लासरूम के खड़े रहने का पनिशमेंट दे दिया जाता है। जेन लुई साथ में अपनी स्टडी भी कर रहा था और मिंग उसे छेड़ रही होती है। अरे बताओ ना, इतना क्यों शर्मा रहे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही क्या। उस समय एनी का जेन लुई से इतना कनेक्शन नहीं था या फिर शायद मिंग को नहीं पता था। मिंग यहाँ पर जेन लुई से दोस्ती करना चाहती थी और जेन लुई मिंग से थोड़ा डिस्टेंस बना के इसलिए रख रहा था क्योंकि वो यहाँ स्कूल में नया नया आया हुआ था और मिंग यहाँ पर उसके साथ कुछ ज़्यादा ही वियर्ड बिहेवियर कर रही होती है। लेकिन मिंग कहाँ ही पीछे हटने वाली थी। चाहे जेन लुई उसके बारे में कुछ भी सोचे, वो तो उसे पटा करके रहेगी। दैट्स वाई वो उससे बातें करती है और ज़ोर ज़ोर से ऐलान कर देती है कि आज से जेन लुई उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब सारे क्लासमेट्स भी ये देख के शौक हो जाते हैं कि मिंग काहे पगला रही है।
क्लास ख़त्म होने के बाद उनका पनिशमेंट फिनिश होता है। मैंग टायर्ड होकर के क्लासरूम में सो रही थी, तभी जेलनोई आता है और उसे अपना ये स्कूल का जैकेट ऑफर करके जा रहा था। मैंग उसे रोकते हुए उसे थैंक्स कहती है। बात करने के लिए उसे करीब खींचती है तो दोनों कुछ ज़्यादा ही पास आ जाते हैं। हमारा ये टोमेटो बॉय टोमेटो की तरह रेड हो जाता है शर्मा करके। मैंग उसे कहती है कि डोंट वरी, तुम्हें मेरे होते हुए कभी कोई बुले नहीं कर सकता। मैंने कह दिया ना, आज से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और हाँ, तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना पड़ेगा। ये कह के वो वहाँ से अपना नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर कि पीटी सेशन हो रहा था। मेंग की फ्रेंड भी यहाँ पर आई हुई थी। मेंग और जेलनोई को ऐसे पार्टनर बना दिया जाता है। साथ में गेम्स खेलने के लिए दोनों के पैर एक दूसरे से बांध दिया जाता है। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, गलती से मेंग यहाँ पर जेलनोई के ऊपर गिर जाती है। ये गेम तो हमने स्कूल टाइम में कई बार खेला होगा। मेंग यहाँ पर नोटिस करती है जेलनोई के बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। उसे ही याद आता है कि जेलनोई के साथ ये पहले भी प्रॉब्लम था। आखिरकार ये क्यों होता है, जेलनोई ने कभी किसी को बताया नहीं था। जेलनोई अपने चोट छुपाते हुए वहाँ से चले जाता है। मेंग की फ्रेंड उसे कहती है, कितना क्रूर है, तुम उसका ख्याल कर रही हो और वो तो तुम्हें बिल्कुल भी भाव ही नहीं दे रहा। पर मैंने सुना है ना कि जेलनोई की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी वाली है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे ध्यान आता है कि असल में वो उसे चोट लगने वाला था। दैट्स वाई जैसे उसे ये चीज़ें ध्यान आती है, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल कर उसे बचाने के लिए जाती है। लेकिन जेलनोई को बचाने के चक्कर में वो खुद असल में यहाँ पर नीचे गिरने वाली थी, उसे चोट लगने वाला था और तब तक वो आ करके उसे सेव कर लेता है। और जैसे वो उसे बचाता है, उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। लेकिन मेंग उसकी फ़िक्र करते हुए कहती है, वो ठीक है ना, उसे चोट तो नहीं लगाना। जेलनोई से कहता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि गिरने वाला है। मेंग यहाँ पर बहाना बना करके टॉपिक चेंज कर देती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। मेंग जेलनोई से पूछने का कोशिश करती है कि आखिरकार उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसके बॉडी पे इतने सारे चोट के निशान क्यों हैं। अगर वो उसे बताएगा तो वो प्रॉमिस कभी किसी को नहीं बताएगी। लेकिन जेलनोई अपने लाइफ के इस सीक्रेट के बारे में कभी किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता है। तभी वहाँ पर मेंग की फ्रेंड उसे लेने के लिए आ जाती है और मेंग वैसे तो वहाँ से नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन उसे जाना पड़ता है। साथ ही में यहाँ पर एनी भी आ जाती है, जो कि जेलनोई के बहुत ही करीब है। ये चीज़ मेंग को दिखा रही थी। मेंग को ये देख करके काफ़ी जेलसी होने लगती है। उसे याद आता है एनी और जेलनोई का क्या रिलेशन था। अगले सीन में जेलनोई घर बैठ करके उसके और मेंग के वो किस वाले फ़ोटो को देख रहा था। हमें उसका सीक्रेट पता चलता है। उसके डैड बहुत ही वॉलेंट इंसान थे। वो जेलनोई को पीटा करते थे और जेलनोई कुछ भी नहीं कर पाता था, वो बहुत ही वीक था। उन दोनों का किस का फ़ोटो देखते हुए वो कहते हैं कि बेहतर होगा कि तुम मेंग को पटा लो, ये अमीर घराने की लड़की है, हमें अच्छे खासे पैसे दे सकती है। जेलनोई मेंग से अपने फादर को दूर रहने के लिए कहते हैं, तो वो वापस से जेलनोई को पीटने लगते हैं। इसी वजह से जेलनोई के बॉडी पर इतने सारे मार्क थे। तभी मेंग जेलनोई को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। उसके फादर को नॉर्मल बिहेव करना पड़ता है। मेंग को यहाँ देख कर के जेलनोई भी शौक था, तो वो पूछने पर बहाना कर देती है कि वो यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई थी। उसके डैड यहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे, मेंग भी उनके साथ थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी नशा होने लगता है। जेलनोई मेंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो अपने डैड की सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा था, ताकि यहाँ पर वो उनके खिलाफ प्रूफ में इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर मेंग इस तरीके से जेलनोई को किस करने के चक्कर में वापस से बेहोश हो जाती है। वो जेलनोई से कह रही थी कि आखिरकार तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। जेलनोई थोड़ा शौक था। अगले दिन वो मेंग का बैग स्कूल में उसे देने के लिए जाता है। सारे लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि क्या जेलनोई और मेंग दोनों साथ में रहते हैं, वो उसका क्यों यहाँ पर बैग लेके आया है। तभी जेलनोई के बुक में उन दोनों के वो किस वाले फ़ोटो उनके दोस्तों को मिल जाते हैं। वो लोग उन दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। जेलनोई मेंग की किस वाली फ़ोटो क्यों रखा हुआ है, क्या वो मेंग को पसंद करता है। जेलनोई अभी हाँ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एनी आ जाती है। एनी जेलनोई की पड़ोसी थी। उसे उसके डैड और जेलनोई के बारे में सब कुछ पता था। वो हमेशा ही उसे ब्लैकमेल करते रहती थी, उसे नीचे दिखाया करती थी कि वो असल में किसी का बॉयफ्रेंड बनने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो जेलनोई को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, सबसे अकेले करके।
जेलनोई को अपने फादर की भी बात याद आती है तो वो मेंग से डिस्टेंस बना करके रखने का डिसाइड करता है। वो कहता है नहीं, वो मेंग को पसंद नहीं करता और वहाँ से एनी से बात करने के लिए चले जाता है। मेंग को लगने लगता है कि क्या इस टाइम में भी जेलनोई उसे कभी पसंद नहीं करेगा, लेकिन सच क्या है ये तो मेंग को कहानी के अंत में ही पता चलने वाला था। पिछले जन्म में मेंग की काफ़ी बेइज्जती करी थी एनी ने उसका लव लेटर सबके सामने रख करके। जब जेलनोई घर जाता है तो उसके फादर उसकी पिटाई करते हुए कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, ना तो घर में पैसा कमा के लेकर के आते हो और ना ही मेरा बात मानते हो। जेलनोई चाह करके भी अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सक रहा था। यहाँ पर मेंग जेलनोई के डैड के उन वीडियोस को गलती से देख लेती है, लेकिन जेलनोई को नहीं बताती है क्योंकि उसे ये बात काफ़ी बुरा लगेगा। लेकिन वो जेलनोई के लिए काफ़ी सिंपैथी फील कर रही थी। तभी वहाँ की जो स्कूल की प्रिंसिपल थी वो जेलनोई के डैड को बहुत ही अच्छा बिहेवियर रखने के लिए उन्हें कुछ सर्टिफिकेट वगैरह, कुछ अवार्ड वगैरह दे रही थी। सच्चाई क्या है वो तो जेलनोई ही जानता था। ये इंसान एक दरिंदा है जो कि डैड कहलाने के लायक ही नहीं है। यहाँ पर उसके डैड तो फुल ऑन चौड़ में पूरा अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, लेकिन कैसे न कैसे करके यहाँ पर मेंग जेलनोई को शायद उसे हिम्मत देना चाह रही थी कि उसे यहाँ पे अपने डैड के खिलाफ जाना चाहिए। वो उसे वहाँ से बाहर लेकर के जाती है उसे इस बारे में बात करने के लिए। जेलनोई को वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच क्या चल रहा है। मैंने वो वीडियो गलती से देख ली है। क्या तुमने कभी पुलिस में इस बारे में कंप्लेन नहीं किया? जेलनोई का कहना था किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कई बार कंप्लेन करने का कोशिश किया, लेकिन वो टीचर और हर बार सिचुएशन को संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर मेंग जेलनोई को कहती है कि चलो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जैसे उन्हें अवार्ड वगैरह दिया जा रहा था वो स्टेज पर जाती है और जा कर के कहने लगती है कि असल में मतलब इनडायरेक्टली वो जेलनोई के डैड का जो पर्दा था वहाँ पर फास कर देती है और उसे अवार्ड्स वगैरह यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अब इस बात से उसका डैड फ़िलहाल गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पब्लिक में कुछ कर नहीं सक रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेलनोई को बहुत अच्छा लगता है कि जो मेंग है वो उसका इस तरीके से सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि इस वजह से कहीं उसके फादर अब मेंग को भी अपना टारगेट ना बनाने लगे। धीरे धीरे वो लोग बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे टीचर्स से इस पिटीशन पर साइन करवाते हैं एंड आफ्टर दैट पुलिस से उन्हें वारंट भी मिल जाता है कि अगर उसके फादर ने दोबारा उस पर हाथ उठाया तो उन्हें जेल भी हो सकती है। जेल में बहुत खुश था कि उसे अपने डैड के टॉर्चर को नहीं झेलना पड़ेगा। मेंग उसके लाइफ में एक सूरज की किरण बन करके आई हुई थी, जिस वजह से कि वो अपने लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा था। इस सिचुएशन के बाद जेलनोई और मेंग के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जेलनोई घर जाता है, अपने फादर को वो पेपर दिखाता है। उसके फादर गुस्से में उस पेपर को फाड़ के फेंक देते हैं। जेलनोई का कहना था कि कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोटोकॉपी है, बस इतना समझ लो कि अब तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर मेरे बॉडी पर एक भी खरोच दिखा तो पुलिस तुम्हें पकड़ के जेल लेकर के जाएगी। अब उसके फादर को उसकी इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आने लगता है। जेलनोई को कॉल करती है मेंग उसके हाल चाल पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो उसे कहता है कि नहीं, सब ठीक है, अब मेरे फादर मुझ पर हाथ नहीं उठाते हैं। दूसरी तरफ जेलनोई और मेंग धीरे धीरे किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे थे, जिस वजह से कि वही उसे कंपटीशन की तैयारी करा रहा था। इस वजह से उन दोनों का साथ में रहना जाना बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। बीच बीच में वो लड़की उनके बीच में आने का कोशिश तो करती है, लेकिन जो जेलनोई था वो बातों बातों में उसे समझा करके अलग ही रहने के लिए वार्न कर देता है, क्योंकि अब उसे मेंग के साथ अच्छा लग रहा था। सारे लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे। जेलनोई मेंग को जितना हो सकता था उससे उतना ज़्यादा पढ़ाया करता था। हालांकि मेंग को स्टडीज़ में कभी मन नहीं लगा। एनी मेंग को मौका मिलते ही जेलनोई से दूर रहने का वार्निंग देती है, लेकिन मेंग कहती है कि तुम्हारी औकात है तो पटा लो, मैं तो उसे दूर होने से रही। जैसे ही वो क्लास में जाती है ना तो एनी थी वो ऐसा चाल चलती है कि मेंग पर ये ब्लेम लग जाता है कि उसने क्लास के बच्चों के पैसे चुराए हैं। उसके बैग में सबके पैसे जमा किए हुए मिल भी जाते हैं, लेकिन जेलनोई यहाँ पर मेंग पर ट्रस्ट करता है। उसे पता था कि हो ना हो एनी ने ही ऐसा किया था।
मेंग अपने खिलाफ सबूत जमा कर रही थी खुद की इनोसेंस को प्रूव करने के लिए। वो कहती है आई नो तुम मैंने का सपोर्ट करोगे क्योंकि तुम उससे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो। जेलने कहता है मैंने कब कहा कि मैं उससे क्लोज हूँ, वो बस मेरी पड़ोसी है, मैं उसे बिल्कुल भी कोई पसंद वसंद नहीं करता हूँ। वो ये बातें मेंग को क्लियर कर देता है। आफ्टर दैट मेंग अपने लिए सबूत जमा करने में लग जाती है और जेल लोई एनी को सबक सिखाने के लिए उसके क्लास की तरफ जाता है, जहाँ पर कि एनी उसे अपने क्लास में देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। इस बात पर जेल लोई उसे वार्न करता है कि मैंने तुम्हें कहा था मेंग से दूर रहने के लिए, फिर भी तुमने उसे फंसाने के लिए ये सारे काम किए। एनी कहती है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर मेंग आ जाती है। एनी का वो वीडियो जो कि खुद सारे पैसे लेकर के सबके बैग में डाल रही है, वो उसे दिखाते हुए कहती है कि ये स्कूल के क्लासरूम का सीसीटीवी है, सोचो अगर ये सारे बच्चों के पास और टीचर के पास चला गया तो तुम्हारी इमेज का क्या होगा। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर मुझे फंसाने का कोशिश करोगी तो फिर ये वीडियो तो वायरल होना पक्का है। पब्लिक में मुझसे माफ़ी मांग लो कि ये तुमने किया है, वरना सोचो क्या होगा। फिलहाल एनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो वैसा करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर मेंग के क्लासमेट्स भी उससे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने मेंग पर डाउट किया था और सारे उससे दोबारा वापस से प्रॉमिस सॉरी बोल करके फ्रेंडशिप कर लेते हैं और अपना होमवर्क वगैरह मेंग को संभालने के लिए दे देते हैं। तो फिर मेंग भी उन्हें माफ़ कर देती है। क्लासरूम वगैरह में जाने के बाद जेन लई मेंग के कुछ होमवर्क कॉपीज़ ले लेता है ताकि उसके हाथों पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। धीरे धीरे मेंग असल में जेन लई से पहले के कंपेयर में बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगती है। जेन लई से अट्रैक्टेड तो था, लेकिन अपने फादर की वजह से वो ये बातें मेंग को कभी बता नहीं पाता था। दोनों यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम साथ बिताते थे। मेंग यहाँ पर जनले कोई अपने साथ कभी घूमने चलने के लिए बोलती तो कभी डिनर वगैरह करने के लिए बोला करती थी। आज मेंग ने उसे अपने फेमस पर्सन से मिलने जाने के लिए बुलाया था, जिसकी कि वो बहुत बड़ी वाली फ़ैन थी। लेकिन मौसम बहुत ख़राब था जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँच, तब तक वो जो कॉन्सर्ट था, फाइन साइनिंग इवेंट था, वो ख़त्म हो चुका था। मेंग यहाँ पर थोड़ी सी सैड हो जाती है, उसे उस पर्सन से मिलने नहीं दिया जाता है। जेलर उसके साथ था और उसका मूड ठीक करने का कोशिश करता है ताकि यहाँ पर वो थोड़ा हैप्पी फील कर सके। मेंग थोड़ा टाइम जेलर के साथ बिताती है। वो उस पर्सन से नहीं मिल पाती है तो क्या हुआ, लेकिन अचानक से उसके घर की कीज़ खो जाते हैं और उस दिन उसके मॉम डैड घर पर नहीं थे। तो जेनलुई मेंग को अपने घर चलने का ऑफ़र करता है। रात में वो मेंग को अपने ड्रेसेस भी पहनने के लिए देता है। फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए चले जाता है और मेंग को एक अलग कमरा सोने के लिए दे देता है। रात में मेंग पानी पीने के लिए उठती है और गलती से जेनलुई के कमरे में चली जाती है सोने के लिए। वो उसे हक करके सो जाती है। अगली सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो दोनों ही यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। मैंगो से पूछती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। तब जेलनो इसे बताता है कि असल में वो उसके कमरे में है, ना कि वो मैंग के कमरे में। तब मैंग और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। दोनों वहाँ से इसके थोड़ी देर बाद निकल जाता है क्लासरूम के लिए साथ में ही। अब जो कुछ हुआ इस बारे में वो लोग किसी से शेयर तो कर नहीं सकते थे, आपस में ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। एंड आफ्टर दैट क्लासरूम साथ बैठने की वजह से क्लासमेट्स आपस में गॉसिप करने लगते हैं कि लगता है कि दोनों सही में रिलेशनशिप में हैं, दोनों साथ में आ रहे हैं। लेकिन कोई भी यहाँ पर चीज़ों को क्लियर अप नहीं करता है क्योंकि उनका खुद का रिलेशनशिप यहाँ पर काफ़ी मेस्ड अप था। मेंग की बेस्टी भी उसे छेड़ रही थी। अब वो दोनों साथ में जाकर के बैठ जाते हैं। कंपटीशन का तैयारी जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन एनी को मेंग को जेनलुई के साथ देख करके बहुत ही चुल मच जाती थी। वो यहाँ पर मेंग को दोबारा हर्ट करने का प्लान करती है। मेंग से जब वो मिलती है तो वो उसे कहती है मैं और जेनलुई बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, हम दोनों बचपन से साथ में ही पले बढ़े हैं, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इस बार मेंग को भरोसा था, जब जेनलुई ने उसे क्लियर किया था कि उसका और एनी का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो यहाँ पर मेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है मैं भी सारा इन फ़ोटोज़ को देखूँ तो कौन है भाई जो ये फेक फ़ोटो फैला रहा है।
एनी गुस्से में मेंग के ऊपर पानी फेंकने वाली थी, तभी इस कहानी का नया कैरेक्टर जिंग एंट्री लेता है। जिंग कहानी का सेकंड मेन लीड है। वो एनी के इन हरकतों का वीडियो भी बना लिया था। एनी को धमकी देता है कि खबरदार जो उसने मेंग को दोबारा परेशान किया तो। इस वजह से मिंग और जिंग को की दोस्ती हो जाती है। अब जिंग के बारे में पिछले टाइम में मिंग को कुछ खास पता नहीं था, क्योंकि वो उनके लाइफ में उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता नहीं था। यहाँ पर दोनों के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। मिंग जेनलुई से इसके बाद क्लासरूम में बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि फ़िलहाल उसे जिंग के बारे में नहीं पता था। वो उसे उसके मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस बताता है और फिर उठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन क्लासमेट्स यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक मिंग और जिंग आपस में बातचीत करते रह रहे थे। इसी वजह से क्लासमेट्स यहाँ पर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं कि यहाँ पर उन दोनों के बीच कहीं कुछ चल तो नहीं रहा है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये बातें सुन कर के जेनलुई और जिंग के बीच एक अलग ही कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। दोनों यहाँ पर पुशअप का बेट लगा रहे थे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लास्ट में जेनलुई को ही जीतना था, क्योंकि वो कहानी का हीरो जो था। मिंग को जिंग के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। वो उससे बात करने के लिए चली जाती है तो जिंग उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलता है। उसे एक रेस्टोरेंट के कूपन मिले थे। मिंग जिंग को जेनलुई को भी साथ में चलने के लिए बोलती है, लेकिन जेनलुई यहाँ पर जेलस फील करते हुए उनके साथ नहीं जाता है। उसे मिंग को जिंग के साथ ऐसे बातें करते हुए देख करके एक अलग ही जेलस मच रहा था। दैट्स वाई वो मिंग को इनडायरेक्टली कमेंट भी करता है कि तुम्हारे तो कुछ ज़्यादा ही लगता है कि क्लोज फ्रेंड्स और भी हैं। अब इन बातों का मतलब मिंग समझ नहीं पाती है। वो तो जिंग के लिए कुछ ऐसा फील नहीं करती थी। जेनलुई अगले कुछ टाइम तक कुछ ज़्यादा ही उखड़ा उखड़ा सा रहता है और वो मिंग से ढंग से बिहेव भी नहीं करता है। मिंग जानने का कोशिश भी करती है क्या हुआ, लेकिन वो नहीं बताता है। जेनलुई जब जा नहीं रहा था तो मिंग अकेले ही जिंग के साथ जाने का डिसाइड करती है। एक नॉर्मल सा डिनर ही तो था, और वो फिर जेनलुई के साथ डिनर करने के लिए चली जाती है। लेकिन इधर जेनलुई को रहा नहीं जाता है देखने के लिए कि मिंग किसके साथ गई है। वो भी इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो एनी से मिलता है। एनी से वो कोइंसिडेंटली मिला था, उसके पास भी वही कूपन थे, तो वो जेनलुई को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। उसे मिंग पर नज़र रखना था, इसी वजह से जेनलुई एनी के साथ जाने के लिए चले जाता है। दोनों बगल टेबल पर ही बैठे थे। तभी मिंग की नज़र पड़ती है कि जेनलुई यहाँ पर एनी के साथ है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसे एनी के साथ आना था, इसी वजह से वो उसके साथ नहीं आया। वो उनसे बात करने के लिए चली तो जाती है, हालांकि वो थोड़ी सी सैड ज़रूर थी। एनी भी यही दिखा रही थी कि वो जेनलुई के कुछ ज़्यादा ही करीब है। अब यहाँ पर मिंग जिंग के बारे में बताती है कि मैंने तो कहा ही था कि मैं उसके साथ डिनर पर आने वाली हूँ। वो चुपचाप फिर जिंग के पास जाती है और बैठ करके खाना वाना खाने लगती है। हालांकि उसके मन में जेलसी तो हो रहा था। लौटते टाइम एनी यहाँ पर जेनलुई को कन्फेस करती है कि वो उसे पसंद करती है, वो उसकी बचपन की दोस्त है। लेकिन जेनलुई यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसे पसंद नहीं करता है। तो वो बेफजूल के यहाँ पर हरकतें करना बंद कर दे, वरना वो उससे बात भी नहीं करेगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। अगले दिन जेनलुई क्लास में जाता है। अब मिंग का मूड थोड़ा ऑफ था, क्योंकि उसने कल एनी के साथ उसे देखा था। यहाँ पर तभी जिंग आ जाता है मिंग से बात करने के लिए। मिंग ने जेनलुई के लिए भी एक अच्छा सा गिफ्ट लिया था, लेकिन जेनलुई को कल वो एनी के साथ देखती तो उसे देने का मन नहीं था, बट फिर भी उसे गिफ्ट दे ही देती है, क्योंकि वो तो जेनलुई को पसंद करती थी ना। अब इधर जेनलुई को भी जेलसी हो रहा था कि असल में वो दोनों इतने ज़्यादा क्लोज है, प्यार दोनों ही एक दूसरे से करने लगे थे, बस कोई इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। बट खैर, सारे कन्फ्यूजन को भुला करके वापस से दोनों के बीच फ्रेंडशिप स्टार्ट तो होती है, लेकिन यहाँ पर आगे जो होने वाला है वो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। नेक्स्ट डे जेनलुई किसी रेस्टोरेंट में काम किया करता था, तो मिंग उससे मिलने के लिए वहाँ पर चली जाती है। क्लास के बाद अब जेनलुई उसे सर्व कर रहा था और कस्टमर्स को भी सर्व करने के लिए चले जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बदमाश कस्टमर जो था वो आकर के मिंग को परेशान करने लगता है। जेनलुई ये देख करके बीच में मिंग को सेव करने के लिए आता है, और इस चक्कर में गरम सूप जेनलुई के ऊपर गिर जाता है। अब ये देख करके मिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और जेनलुई को
जल्दी जल्दी वहाँ से लेकर के जाती है। हालांकि यहाँ पर जेलर को कुछ एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया जाता है क्योंकि उस बदमाश कस्टमर की वजह से जेलर यहाँ पे इंसर्ट हुआ था। अब उसकी पीठ पर वो गर्म सूप गिरा था तो मैंग उसे शॉर्टलेस होने के लिए कहती है ताकि वो उसकी पीठ पर वो दवा लगा सके। अब यहाँ पर जब वो दवा वगैरह लगाती है, दोनों यहाँ पे काफ़ी क्लोज थे। हालांकि यहाँ पर कभी मिंग ने वो चीज़ सोची नहीं थी जो यहाँ पर वो सोच करके यहाँ पर चल रहा था। दैट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड भी फील करने लगता है। आफ्टर दैट वो वहाँ से चुपचाप दवा लगवा करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब उससे ऐसा लगने लगता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है भाई, वो इतना ज़्यादा उससे डिस्टेंस क्यों बनाने लगा, सब कुछ तो सही चल रहा था। उसके माइंड में बहुत से सवाल चल रहे थे। कहीं ना कहीं अब वो जेलर को प्रपोज करने के बारे में भी ये सोच रही थी। कि वो उसे फाइनली अपने मन की बात बता के देखती ही है, जो होगा देखा जाएगा। दैट्स वाई वो बस क्लासेस ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि एक बार क्लासेस ख़त्म हो तो फिर वो उसे ज़रूर ही कन्फेस करेगी। इधर जेल हुई मैंग के इन सारी हरकतों से उसे पहले से कहीं ज़्यादा प्यार करने लगा था। वो जल्दी जल्दी कंपटीशन का प्रिपरेशन उसी के साथ कर रहा होता है। अगले दिन मैंग का बर्थडे था। उसे नहीं पता था कि जेलो को उसके बर्थडे के बारे में पता है या नहीं, लेकिन जेलो एक स्वीट सा टेडी उसके लिए लेकर के आ जाता है और वो मैंग को बहुत ही पसंद आता है। वो जेलो को थैंक्स बोल रही थी। जेलो को नहीं पता था कि मैंग के लिए सिंपल सा टेडी इतना ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो जेलो की मेहनत के पैसों का था और ये जेलो की तरफ से फर्स्ट गिफ्ट था मैंग के लिए। वो जेलो को अपने साथ अपने बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। वो मान भी जाता है। मैं घर पर उसी टेडी को लेकर के सोच रही थी ये टेडी सच में कितना ज़्यादा प्यारा है। लेकिन जेलवे जैसे ही मैंग के बर्थडे के लिए निकल रहा था तभी उसके फादर उसे मिलने के लिए आ जाते हैं। अब वो उससे माफ़ी मांगने लगते हैं कि वो उसके फादर है, वो उसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करे, वो दोबारा कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। वो उसे खाना खाने के लिए इनवाइट कर रहे थे तो जेलवे जल्दी से जाकर के कुछ खा के वहाँ से निकल जाना चाह रहा था। वो अपनी फादर की बातों में आ जाता है और उन्हें माफ़ करके वापस से घर चले जाता है। घर पर उसके फादर उसे खाना वाना ऑफ़र कर रहे थे। उसे नहीं लगा था कि पुलिस की धमकी के बाद उसके फादर दोबारा कुछ ऐसा करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही जेलवे उनका दिया हुआ खाना थोड़ा सा खाता है ना, वो अचानक से बेहोश हो जाता है। उसके फादर ने जानबूझ करके ऐसा किया था और वो गुंडे लोगों को जेलवे को सेल कर देते हैं। यहाँ पर कुछ घंटों में वो गुंडे यहाँ पर उनके घर पर पहुँचने वाले थे। तब तक वो जेलवे को कमरे में बंद करके रखते हैं ताकि अगर उसे होश भी आ जाए तो वो वहाँ से बाहर ना निकल सके। कुछ देर बाद यहाँ पर जेलवे को होश आता है। उसे ध्यान आता आज तो उसे मैंग के साथ बर्थडे पार्टी पर जाना था। उसके फादर ने उसे बेहोश कर दिया, काफ़ी लेट भी हो चुका था। वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलने का कोशिश करता है लेकिन गेट बंद था और उसके फादर बाहर ही थे। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो, ट्रैफिकर्स यहाँ पर थोड़ी ही देर में आते होंगे। अब जेलवे का ये सुनकर के हालत ही ख़राब हो जाता है। वो जैसे तैसे करके मैंग का नंबर निकालता है और उसे कॉल करता है। इतने दिनों में कभी उसे मैंग को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंग को कॉल करता है और उसे हेल्प मांगता है कि वो मुसीबत में है, उसकी मदद करने के लिए आ जाए। एक तरफ जहाँ मैंग उसके बर्थडे पार्टी में आने का इंतज़ार कर रही थी, ये बात सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी जल्दी पुलिस ले करके जेलवे के घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके फादर उसे सच में इतना ज़्यादा हर्ट ना कर दे कि वो जेलवे को खो दे। और उसके फादर बहुत ही बुरे हैं। इस बार वो प्रूफ के साथ पुलिस वालों को ये बातें दिखा देती है। जैसे ही ये बातें पुलिस वालों को पता चलता है वो फाइनली उन्हें पकड़ के लेकर के जाते हैं। अब जितना भी अच्छा इमेज था जेलवे के फादर का वो सबके सामने यहाँ पर आ जाता है और उनका पोल खुल जाता है। मैंग जेलवे की फ़िक्र कर रही थी कि सब ठीक तो है ना। जेलवे कहता है कि हाँ सब ठीक है। फिर वो उसे वहाँ से बाहर लेकर के जाती है, उसके लिए कुछ फूड और दवा वगैरह देती है क्योंकि उसकी बॉडी पर वो दवा असर ख़त्म कर जाए। साथ ही में उसे हक भी कर लेती है। झल्ले से कहता है कि I'm सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा बर्थडे पार्टी ख़राब हो गया। मैंग कहती है तुम सेफ़ हो ये मैटर करता है, बर्थडे पार्टी हम फिर कभी सेलिब्रेट कर लेंगे। फाइनली अब क्लास एंड ही हो रहा था तो सारे क्लासमेट्स के साथ सबके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए जाते हैं।
मेंग जेनलई के साथ पिक्चर क्लिक कराना चाह रही थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि बहन अगर तू उसे पसंद करती है तो तुझे जा कर के उसे सच में अपने मन की बातें बता देनी चाहिए। लेकिन मेंग को डर था कि कहीं पिछली बार की तरह जेनलई उसे वापस से रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन बताना तो पड़ेगा। कुछ सोचते हुए वो जेनलई को कॉल करती है। जेनलई उसके सामने था। रोड क्रॉस करके वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है। वो उसे कहती है कि क्लासेस ख़त्म होते ही हम मूवी देखने चलेंगे, उस दिन मुझे तुमसे कुछ बात बोलना है। जेलो को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेंग उसे कन्फेस ही करने वाली है, तो वो यहाँ पर मेंग के साथ मूवीज़ देखने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्लासेस के बाद वो मूवीज़ देखने के लिए जा ही रहा था कि उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है। लेकिन वो अपने फादर से नहीं मिलने का डिसाइड करता है। इस चक्कर में बहुत ही देर हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है देखता है कि मेंग वहाँ पर है ही नहीं, मूवी तो ख़त्म हो चुकी थी। वो उसे लेकर के बहुत ही परेशान हो जाता है और मेंग को लगता है कि शायद जेनलुई उससे नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि असल में वो उसे पसंद नहीं करता है। पिछले जन्म में भी तो उसने उसे रिजेक्ट किया था। अब वो मेंग को कितने कॉल्स करता है लेकिन वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और फाइनली कुछ घंटों बाद मेंग अपना फ़ोन उठाती है, लेकिन मेंग नहीं, उसकी फ्रेंड ने फ़ोन उठाया था। वो कहती है कि मेंग यहाँ पर मेरे साथ क्लब में है। तो जेनलुई उसे लेने के लिए जाता है, जहाँ ड्रंक में ही मेंग उसे कह रही थी कि तुम मुझे क्यों रिजेक्ट करते हो, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। बहुत सारी यहाँ पर बातें वो उसे कहती है। अब जेनलुई मेंग को नशे में कन्फेस नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो यहाँ पर उसे लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि चलो मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसकी फ्रेंड उसे कहती है इसे सेफली घर पहुँचा देना। जेनलुई मेंग को वहाँ से लेकर के जाता है और अगली सुबह मेंग की आँख खुलती है। उसे कॉल आता है कि कंपनी के डिनर पार्टी में और क्लास रियूनियन में मेंग ज़रूर है। मेंग सोचती है क्लास रियूनियन, अभी तो मैं क्लास में ही थी और कंपनी कहाँ से आ गया। जब वो डेट एंड टाइम देखती है तो वह समझ चुकी है कि वह टाइम एंड ट्रैवल करके वापस से आ चुकी है। ये वही दिन था जिस रात मेंग को पार्टी में जाना था और वो सालों बाद जेनलुई से मिल रही थी। वह कहती है चलो देखते हैं अब कहानी आगे किस तरीके से मुझे लेकर के जा रही है। तो वो वापस से रेडी वेडी होकर के पार्टी में जाती है। इस बार एनी उसे पहले की तरह परेशान करने का कोशिश करती है तो वो परेशान नहीं होती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर जेनलुई आता है और वो मेंग को वहाँ से साइड लेकर के जाता है। मेंग उसे कहती है फाइनली तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिल ही गया। जेनलुई भी इस बार रिबर्थ लेकर के आया हुआ था, दैट्स वाई वो मेंग को देखते ही उसे किस कर लेता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। यहाँ से वो दोनों हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड हमारी ये कहानी का एंडिंग यहीं पर कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।